उनकी मायूसी दूर करने के लिए, ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तिहान था। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। हम उनकी वापसी के हालात जो है वो कायम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खुशी खुशी जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू करेंगे। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त। जी हां, धरती पर अगर कहीं पर बहिश्त है, कहीं स्वर्ग है, कहीं जन्नत है, तो वो यही है, यानी कश्मीर ही है। लेकिन उसी कश्मीर को अचानक ऐसा हुआ कि एक ऐसी नजर लग गई, एक बुरी नजर लग गई कि उस कश्मीर के पहलगाम में 22 तारीख को दहशतगर्दों ने एक ऐसे वाक़े को अंजाम दिया कि जिसके बाद वहां जिस खूबसूरती की वजह कर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक से, कई मुल्कों से लोग खींचे चले आते थे, उस पर वहां कमी आ गई, रुकावट हो गई, एक लगाम सा लग गया, एक खला पैदा हो गया। और जम्मू कश्मीर, खासतौर से जो वादी कश्मीर है, वो वादी कश्मीर न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह कर चर्चा में रहती थी, बल्कि वहां सयाहों की यानी टूरिस्टों की चहल पहल की वजह कर भी चर्चा में रहती थी। उस कश्मीर में, उस वादी में एक सन्नाटा सा पसर गया, खासतौर से पहलगाम वादी में। लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत, जो वहां की अवामी हुकूमत है, यानी अवाम ने जिन्हें चुनकर अपना एक वज़ीर आला तय किया है, हालांकि जम्मू कश्मीर अब रियासत नहीं, यूटी है, लेकिन उस वज़ीर आला ने आज जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार पहलगाम में एक कैबिनेट मीटिंग की। मकसद क्या था कि पहलगाम में और आसपास के इलाकों में फिर से एक बार टूरिस्टों को वहां आने के लिए दावत देना, उन्हें आने के लिए यहां पर यह एहसास दिलाना कि आप यहां आए, हम सब आपकी हिफाजत के लिए भी और आपकी दावत के लिए भी तैयार हैं। तो इसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ कोशिशें की हैं, उन्होंने क्या कहा, उमर अब्दुल्ला ने क्या कोशिशें की हैं, जो सीएम हैं उन्होंने क्या कहा, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वाकई हालात बेहतर होते जा रहे हैं, क्या वो जख्म जो 22 अप्रैल का है इतनी जल्दी भर जाएगा। मैं उनकी मायूसी दूर करने के लिए, ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तिहान था। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। हम उनकी वापसी के हालात जो है वो कायम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खुशी खुशी जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू करेंगे। तो पहलगाम से पर्यटन का यानी टूरिज्म का एक पैगाम फिर से देने की कोशिश की गई है, और इस कोशिश में एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, जो वजीर आला है, उन्होंने पहली बार पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग की, कैबिनेट बैठक की, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, बल्कि दूसरी तरफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने वहां गोल्फ खेला। ये सब कोशिशें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला भी ये चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला भी ये चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये चाहती है कि पर्यटकों से गुलजार रहने वाला कश्मीर एक बार फिर से गुलजार हो जाए। हमारे साथ सुहेल काज़मी जुड़ चुके हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम उनके पास चलेंगे और आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भी जुड़ेंगे, जो बीजेपी के तर्जमान हैं। ज़ुहैब यूसुफ मीर पीडीपी से, वो भी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे, और एडवोकेट नीलोफर मसूद भी हमारे साथ होंगे, जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। फिलहाल सुहेल काज़मी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल, और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो कोशिश है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की कि उन्होंने पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग कर ली, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कि वहां पर वो गोल्फ खेलते देखे गए, हालांकि उनकी काफी उम्र हो गई है, क्या ये कोशिश रंग लाएगी? देखिए सर, फारूक साहब जो हैं वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए क्राउड पुलर पर्सन, एंड ही हिमसेल्फ इज ए पर्सोना, एंड ही नोज, ही प्लेज विद द पल्स ऑफ पीपल।
एंड बीइंग ए कश्मीरी और चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पे, आज उनके बेटे चीफ मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री रहे, तो मैं समझता हूँ वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल कैसे बढ़ाना है और पूरे भारत में क्या मैसेज देना है। इसीलिए कल वो खुद गोल्फ खेल रहे थे। हालांकि वो उनकी एज जो है वो अलाउ नहीं करती है। ही इज 88 ईयर ओल्ड। 88 इज ए वेरी गुड एज, यू नो, वेरी वेरी ड्रास्टिक एज, जिसपे आप ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करते, लेकिन फिर भी वो गोल्फ खेल रहे थे और इंडिकेशन यही और जो अभी आपने विजुअल बताया कि भैया जम्मू कश्मीर बिल्कुल सामान्य तौर पे चल रहा है और जम्मू कश्मीर की फिजाएं पूरे भारत को बुलाना चाहती हैं। मैं बुजुर्ग होके भी गोल्फ खेलने यहाँ आया हूं, तो आप सब भी आइए। और यहाँ अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू हो रही है, तो बेखौफ जम्मू कश्मीर के उस पिलग्रिम टूरिज्म का भाग बनिए, हिस्सा बनिए। और उमर अब्दुल्ला साहब भी उनके फर्जंद हैं और बड़े सीनियर और बड़े दिग्गज नेता हैं। और वो भी देखिए, कुछ चीजें खून में भी होती है। सर्टेन थिंग्स आर इन योर ब्लड एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न। और गवर्नेंस एक आर्ट है सर, जो सबके बस की बात नहीं होती है। टू गवर्न द गवर्नमेंट, टू गवर्न द पीपल, टू गवर्न द सिस्टम। और वो इंडिकेट करता है, जिस तरह से वो साइकिलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से बेदाग इंसान है और खुले दिल से काम करने वाले इंसान है, तो ये इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़े। ये मैसेज देने के लिए आज वहां कैबिनेट मीटिंग, नहीं तो कैबिनेट मीटिंग तो या घर में होती थी सीएम के या सेक्रेटरीट में होती थी, जो मैंने 30-35 साल के अपने कैरियर में देखा है। ये पहली बार जब वहां हुई है, या पहली बार जब ये चीफ मिनिस्टर, तो एक बार गुरेज में हुई थी, क्योंकि वो भी रोड कनेक्टिविटी से कटा हुआ इलाका था। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सीरियसनेस है लोगों के दिलों को जीतने की, लोगों के दिलों पे एस्पायरेशंस पे ये बताने की कि फिजा जो है फिर अमन की तरफ लौट रही है। और खासकर पाकिस्तान और वो भाड़े के जो टट्टू हैं जो यहाँ दहशत फैलाना चाहते हैं, उनको भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है कि हम डरते नहीं हैं किसी से भी, हम अमन अमान के साथ और भारत के झंडे के साथ हर उस चोटी पे अपना खुशी से जाएंगे। जो जम्मू कश्मीर की चोटियां हैं, जम्मू कश्मीर की जो बहारें हैं, जम्मू कश्मीर जो खूबसूरती है, जम्मू कश्मीर की जो हॉस्पिटैलिटी है, वो हम पूरी दुनिया को बात बात दिखाते रहेंगे और उनको कायल करेंगे कि आप जम्मू कश्मीर में हमेशा आते रहिए। बिल्कुल। तो सोहेल काजमी साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की है। अब मैं रुख करूंगा डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब का। मुझे लगता है कि पता नहीं, मैंने जब इब्तिदाइये में एक शेर पढ़ा था, या फिर वो बहुत मशहूर मक़ूला था कि गर फिरदौस बरूए ज़मी अस्त, उन्होंने सुना कि नहीं सुना, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाजरीन है वो ज़रूर अभिजीत साहब से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो एक अच्छा सा शेर ज़रूर बोलेंगे। तो अभिजीत जसरोटिया साहब के साथ भी मैं जाऊँगा। ज़ुहैब यूसुफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और एडवोकेट नीलूफर मसूद जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जसरोटिया साहब, मैं आपके पास आता हूं। ये जो कोशिश है कि कैबिनेट की मीटिंग को पहली बार पहलगाम में करना, ये जो कोशिश है कि 80 से ज्यादा साल की उम्र हो गई फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेलते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि यहां फिर से एक बार जो रीला आता था पर्यटकों का वो आएगा। वो कह रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद देने के लिए भी जो श्रद्धालु आने वाले वो आएंगे और जो वादी कश्मीर फिर से गुलजार होगा। कितनी उम्मीद है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। और वो पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार आदाब। देखिए, खासकर अगर मैं उसी दिन की 22 की बात करूं, मैं वो जो दिन था जिस दिन हमारे टूरिस्टों की निर्मम हत्या की गई, और अनफॉर्चुनेटली जब वहां पर अनंतनाग में आप लोग पहुंचे तो वहां पर हमने यही देखा कि किस तरह से वहां पर सभी के सभी लोग वहां पर आए, तो सभी डॉक्टर्स भी उनका उपचार कर रहे थे। लेकिन उनका दुख वो ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो तो लोग बेचारे इसमें बच गए, उनको भी वहां पर जो इंजरीज हुई हैं और जो इस दुनिया से चले गए, उनका तो कोई भी ये कमी पूरी ही नहीं कर सकता है, और ये सारी जिंदगी के लिए घाव उनके ऊपर रहेगा। लेकिन तभी मैंने वहां पर जो बयान दिए थे, मैंने एक बात कही थी कि ये जो नापाक मुल्क है, जिसका हमेशा षड्यंत्र ये रहा कि जिसको सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों का लहू, और इस लहू के प्यासे ये आज के नहीं है। 47 में भी अगर आप देखें तो उस समय भी थी यही पाकिस्तान आर्मी, नाम दिया गया कवाली, और इन्होंने जब वहां पर अटैक किया था तो मैं शहीद मकबूल शेरवानी साहब को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने 3 दिन तक पाकिस्तान की आर्मी को इधर उधर भटकाते रहे। उसके बाद भारत की फौज आ गई, इस कारण कश्मीर बच गया। वरना ये नापाक आर्मी, ये पाकिस्तान की आर्मी आज यहीं पर होती और क्या हाल होता। यहाँ पर भी 400 रुपए लीटर तेल और 400 रुपए किलो आटे के लिए लोग लाइन पर लगे होते, ऐसा नापाक मुल्क है। उसके बाद 87 के बाद भी इस मुल्क का यहाँ पर षड्यंत्र रहा, क्योंकि 87 के पहले का अगर आप डाटा निकालेंगे तो अमन सुकून इस हद तक था कि सबसे बड़ी खबर ये होती थी अगर लाल चौक में चाकू निकलता था तो हेडलाइन बनती थी। लेकिन उसके बाद कत्तो गारत का सिलसिला, बम गोली बारूद का सिलसिला, टीका लाल टप्पू जैसी गिरिजा टिक्कू जी को चिरवाया गया, लोगों का मजहब देखकर उन्हें वहां से उत्पीड़न कर छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद भी अगर आप देखें, अगर आप आगे चलते जाते हैं तो ये सिलसिला कभी रुका नहीं है।
फिर कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों ने कहीं पर जो है सुख शांति अमन सुकून कुछ हद तक देखना शुरू किया, और काफी हद तक 2019 से लेकर 24-25 तक ये चीजें आपके सामने सामान्य होती नजर आई कि 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आना शुरू हुए। अब लोगों को ये पता लग चुका था कि हमारी जो शांति है, हमारा जो सब कुछ है वो टूरिज्म के साथ लिंक्ड है, और अगर टूरिस्ट यहाँ पर आते रहेंगे, सुख शांति रहेगी, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा। जो 2-4 सालों में हुआ, पुराने होटलों की किस्तें दे दी गई, नए होटल खड़े किए गए। कई ऐसे लड़के मुझे पिछले मंगलवार को जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर के अंदर, कई लड़के मिले बेचारे जिन्होंने नई नई टैक्सियां डाली थी। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसा ही होगा और हम अपनी टैक्सीज फ्री कर लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान जिसे सबसे ज्यादा पसंद ही जम्मू कश्मीर के लोगों का लहू है, उन्होंने एक ऐसी नापाक हरकत की इस पाकिस्तान ने कि इंसानियत शर्मसार हो गई। और सबसे बड़ी सेटबैक मैंने तब भी कहा था, वो कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी के ऊपर पड़ी कि आज आप देख लीजिए जो हाल किया है इन्होंने। इसका कारण यही है कि पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन ये थी कि कश्मीर अब अमन सुकून सुख चैन की ओर जा रहा है, और हमारा जो नेफेरियस डिजाइन है वो हम कश्मीर में पूरा नहीं कर सकते। तो उन्होंने आखिर वही किया कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया कि जिससे हम सभी लोग शर्मसार हो गए। लेकिन एक बात है कि जो डिफरेंस ये रहा कि इस पर सभी के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले। बिल्कुल यही एक उम्मीद की किरण है यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर ले। मैं कह रहा हूं यही उम्मीद की किरण थी इस बार। जी 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 बिल्कुल, उस नापाक मुल्क के खिलाफ निकले। और देखिए जैसा इंसिडेंस रहा, क्योंकि हमने तो 22 मिनट में इस नापाक मुल्क को उसकी औकात दिखा दी। 22 मिनट में उन टेररिस्टों को हमने उन्हीं के घर पे ठोका, जाकर उन्हीं को वहीं पर मारा। हमने बता दिया भारत कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन पाकिस्तान का मंसूबा देखिए, हमारे सिविलियंस में पुंछ पे अटैक करता है। पुंछ के अटैक में जो एक चीज सामने उभर कर आती है, बिल्कुल डेरा नंगाली साहब, मैं फिर इस पे पूरी विस्तार से हम लोग कई बात कर चुके हैं। आज थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट लेके चल रहे हैं कि जो ये कोशिश की है उमर अब्दुल्ला ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने पहलगाम में एक अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। ये तारीख में पहली बार हुआ। और फारूक अब्दुल्ला जो है इतनी उम्र में भी ये वो एहसास दिला रहे हैं दुनिया के लोगों को, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के लोगों को, कि हमारे साथ एक बुरा दौर था, वो गुजर गया और हमें बड़ी तकलीफ है उस बात की, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि खुशियां आएंगी। एडवोकेट नीलोफर मसूद हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नीलोफर, मैं जानना चाहूंगा कि कितनी उम्मीदें हैं आखिर पहलगाम में जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, इसका मकसद क्या था? मकसद अगर है तो उसके हुसूल का एक पैमाना भी होता है कि कहां तक हम हुसूल कर पाएंगे, कहां तक उसका हुसूल होगा या नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला अगर इतनी उम्र में गोल्फ खेल रहे हैं तो क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, ये दो चीजें जो आप इस वक्त दर्शा रहे हैं, मुझे लगता है एक तो ये अमन का पैगाम है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं कि हम नॉर्मल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ना भी चाहिए, और पीस का ये पैगाम है। जहां तक आप आज की मीटिंग जो पहलगाम में होगी, जहां पर हाल ही में 22 अप्रैल को टेरर अटैक हो जाता है, वो चीज ये दर्शाता है कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर जो खुद से सीएम साहब ने शुरू किया हुआ है, हम उसकी जितनी भी एप्रिसिएशन करें वो बहुत कम होगी। क्योंकि हमने आज तक कभी ये नहीं देखा कि जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है या चीफ मिनिस्टर है, अपने असेंबली के बाहर या सेक्रेटरीट के बाहर हमने कभी नहीं देखा कि ऐसी मीटिंग्स को होल्ड करते हुए। सो इट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द सीएम। हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसमें दो मैसेजेस है। मैं ये समझती हूँ एक मैसेज लाउड एंड क्लियर है उन लोगों के लिए जो यहाँ के अमन को जख्म पहुंचाना चाहते हैं। तो ये मैसेज क्लियर है उन लोगों के लिए कि हम इन चीजों से, जो आप ये टेरर अटैक्स करते हैं या यहाँ पर बेगुनाह लोगों पर हमला करते हैं, हम उन चीजों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर उसी सरजमीन पर जहां पर निहत्थे लोगों को मार दिया गया, वहां पर वो पूरी कैबिनेट लेकर पूरे जो आपने खुद देखा कि देश भर से लोग वहां पर आए हुए थे, लगभग 60 के करीब ट्रैवल एजेंट्स वगैरह, उनको लेकर उनके साथ भेंट करके उन्होंने ये दर्शाया कि हम इन चीजों से नहीं डरते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। तो ये हिंदुस्तान के लोग, हमारे अपने लोग जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने एक निहत्थे लोगों पर हमला किया। दूसरी चीज, एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को काफी नुकसान हुआ है इस टेरर अटैक की वजह से, ताकि उनके साथ यकजहती का इजहार करना, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, हमने आपको इस मुसीबत की वक्त पर हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि पूरी कैबिनेट एज वेल एज विद द चीफ मिनिस्टर वो आपके साथ खड़ा है, और उसी जगह पर खड़ा है जहां पर उनके पेट पर लात भी मारी गई और बेगुनाह लोगों को निशाना बना दिया गया।
तो ये मैसेज जो है मुझे लगता है बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है मुझे लगता है इन चीजों को, इस पीस को, अमन को आगे बढ़ाना, इस जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स जो है जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ हमारे देश के वासियों को हम ये दर्शाएं कि बिल्कुल अब हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक पेज पर खड़ा होने की जरूरत है और यही पैगाम लेकर हमें भी आगे चलना। बिल्कुल। ज़ुहैब यूसुफ साहब, मैं आपके पास आता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने बयान में ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वो देश के लोगों से ये कहें, अपील करें कि जो हमारे देश के लोग हैं वो जाएं जम्मू कश्मीर, वो जाएं जम्मू, वो जाएं कश्मीर, वो जाएं जो है वो पर्यटन के लिए। चूंकि अभी देखिए अभी एक सिलसिला में शुरू होने वाला है। खुद फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए भी लोग आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं ज़ुहैब यूसुफ साहब कि ये कितनी बड़ी ज़रूरत बन गई है, कितनी बड़ी ये चोट थी, कितना उसका नुकसान हुआ, और अब कितनी बड़ी ज़रूरत बन गई है, और कितना बड़ा ये कदम है जिससे उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ इसके रिवाइवल की तरफ तेज़ी आए। हालांकि इस दुख का एहसास तो जितना भी हो वो कम नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आज ये कैबिनेट मीटिंग हुई है पहलगाम में, इट वाज अ वेलकम स्टेप। और साथ ही साथ जो 48 टूरिस्ट प्लेसेस है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर रखी है फॉर टूरिज्म, उसको भी खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी स्पेसेस जो है, ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, इंटरनेशनल और नेशनल क्राउड लेके आती है। और यहाँ पे पिछले 7-8 साल से ट्रैकिंग ने काफ़ी पेस ले रखी थी। ट्रैकिंग जो रूट्स है वो भी बंद हो गए हैं, उन्हें भी खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें नॉर्मलसी का इजहार भी करना है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं जी, क्योंकि अब हमें पीस परमानेंट चाहिए, तो इस सेंसिटिव टाइम में हर एक इंसान को, हर एक जिम्मेदार को सेंसिबली बात करनी चाहिए, और कोई भी डिस्कोर्स जो है वो काफ़ी सेंसिबली आगे लाना चाहिए। जैसे इसमें गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट्स अभी कुछ टाइम पहले आए थे अबाउट द तुलबुल प्रोजेक्ट, दोज थिंग्स शुड नॉट हैपन। वो कुछ चीजें हैं जो काफी, ये इस टाइम सेंसिटिव टाइम है। इंडस वाटर ट्रीटी किस तरीके से हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो किस फेवर में थी, किस फेवर में नहीं थी, हमें सब पता है, और कश्मीरियों में उसका खामियाजा भी भुगता। लेकिन एट द सेम टाइम इस टाइम पे, क्योंकि हम अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, इस सेंसिटिव टाइम में कम से कम हमें जिम्मेदाराना ऑफिसेज से ये तुलबुल प्रोजेक्ट जैसी सेंसिटिव चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए ज़ुहैब साहब, जैसे आपको पता होगा कुछ चीजें तो वो भारत सरकार ने उस लेवल पर तय किया हुआ है कि हम टेरर और टॉक एक साथ नहीं करेंगे, तो उससे थोड़ा अलग। उसके बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद फर्दर बोलिए। नहीं, नेट्स ओके। तीसरी बात ये है कि जैसे आपको पता होगी कि जो असली में अल्टीमेटली जो ये रीजन था इस पहलगाम इंसिडेंट वाकये का, वो हर कॉर्नर से, टॉप ब्रासेस से, होम मिनिस्ट्री से, एलजी ऑफिस से, पुलिस साइड से ये पता चला कि इट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स जी। तो हमें सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए क्या करना चाहिए, दैट इज समथिंग दैट वी शुड इंप्लीमेंट। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड इंसिस्ट अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यहां पे जो सिक्योरिटी है, जो पोरस बॉर्डर्स है, 20 से 30% अभी भी जो एलओसी है उसमें जो स्पेसेस खाली है, मतलब जहां पे फेंसिंग नहीं है, वहां पे होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि 1.5% जीडीपी का हम लोग डिफेंस में इंप्लीमेंट करते हैं, वाइल एज कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज दे इंप्लीमेंट 2.5% to 3% इनटू द डिफेंस। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, ताकि आइंदा फ्यूचर में ये सारी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ना हो। सिक्योरिटी जो हमारा एस्पेक्ट है वो ठीक होना चाहिए। अब क्योंकि ये जो मीटिंग थी ये पहलगाम में थी, इस पहलगाम की मीटिंग में हमें एक चीज हमें समझ आना चाहिए कि पहलगाम ने बहुत ही ज्यादा वहां पे दर्दनाक वाक़ा हुआ जिसकी हर कश्मीरी में ने मजम्मत की। दो चीजें इसमें आती है कि नंबर 1, पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में, कश्मीरियों के बारे में, पूरे हिंदुस्तान में
कोई भी जीनोफोबिया और गलत बात ना फैलाई जाए। दूसरी बात, जो वहां पे घोड़े वाले थे पहलगाम के, उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे घोड़े वाले हैं जिन लोगों ने अपने कांधों पर लेके, जैसे आदिल शाह है, उनने अपनी जान दे दी AK-47। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये बातें तय होगी, ये डिमांड्स अलग है, लेकिन मैं आपसे ज़ुहैब साहब बिल्कुल सही है, मैं काजी साहब आपके पास आना चाहता हूं। मेरा अब सवाल आपसे ये होगा कि ये क्या सिर्फ एक मतलब इसे क्या एक मतलब ये माना जाए कि वक्त की एक जरूरत थी, उसे पूरा कर दिया गया? क्या इससे काम चल जाएगा? कैबिनेट की मीटिंग पहलगाम में हो गई, क्या इससे वो जो मकासद हासिल करने हैं कि टूरिस्ट फिर से आने लगे, क्या वो पूरा हो जाएगा, या इस पर कुछ एड ऑन करना होगा? क्या करना होगा? देखिए, जितना उमर अब्दुल्ला के पास है और जिन कंस्ट्रेंट्स पे वो सरकार को चला रहे हैं, उसमें जो ये कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और जिस सीरियसनेस से वो गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट इज अ रिमार्केबल गवर्नेंस विच ही इज मूविंग ऑन। अब हम स्टेट में तो है नहीं, स्टेटहुड के जो दायरे में अभी चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स ही इज वर्किंग एंड ही इज मूविंग फॉरवर्ड। दैट इंडिकेट्स कि उनकी सीरियसनेस जो है वो गवर्नेंस की तरफ है। और अब तो ये मरकज के पास है, मरकज को देखना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर को गवर्न करेंगे इन टोटलिटी, इन ऑन ग्राउंड। देखिए, जम्मू कश्मीर की अपना एक कल्चर है, अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक असासा है, अपना एक तौर तरीका है, और वो इंडिकेट होता है इन दोनों के वहां विजिट करने से, चाहे वो गोल्फ खेल रहे हैं या वो मीटिंग कर रहे हैं। लोगों के दिलों को जीतना, ये मैं समझता हूं इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ गवर्नेंस, और उसका लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना पूरे हिंदुस्तान में। साहब, मैं कह रहा हूं आगे क्या? जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री से मैं कहूंगा कि वो लोगों से अपील करें, देश के लोगों से, कि वो आए। मैं कह रहा हूं आगे क्या? बिल्कुल सर, अब 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर आ रहे हैं जोरी पुंछ में, और जम्मू कश्मीर में उनका दौरा है, और मुझे पक्का उम्मीद है कि वो चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, और टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड सिंस 15-16 डेज, उस पर जरूर चर्चा होगी। और विचार विमर्श से ही तो हम आगे चलेंगे, विचार विमर्श से ही तो जो दिल्ली की क़यादत है उनका नाम रोशन होगा। और ये विचार विमर्श अगर आप बंद कर देंगे, अगर आप उसको बिल्कुल पार्टी लाइंस पे ले जाएंगे, तो फिर हम वही हैं, स्टैंड स्टिल जहां हैं। तो गवर्नेंस में डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, क्या करना होगा? अगर फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से ऐसी आशा रखते हैं तो क्या वो दुरुस्त है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल यहाँ की सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार भी पूरी तरह से जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। और मैं इसमें सराहना करना चाहता हूँ, इस समय पर जो भी था, सभी के सभी लोगों ने एक इंसानियत का फर्ज निभाया, और सभी के सभी लोग जो है खड़े हुए, अपने देश के लिए खड़े हुए। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की भी मैंने तारीफ की, लेकिन एक चीज है, अगर कोई लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस मुगालते में है कि पानी और लहू इकट्ठा बहेगा, तो वो अब नहीं बहेगा। हमारा कोई लहू बहाए और हम उनको पानी देते रहे, ऐसा नहीं होगा। और अगर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान जैसे भिखमंगे मुल्क से हमें डराएगा और उनके सुर में सुर मारकर यहाँ पर बात करेगा, तो हम उस मुल्क को बता चुके हैं कि उसकी औकात क्या है, अच्छी तरह से हमने बता दिया। मैं मेरा सवाल आपसे ये है जसरोटिया साहब, आज जो पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग हुई, आज जो फारूक अब्दुल्ला ने 80-85 साल की उम्र में गोल्फ खेला, क्या ये इसलिए है कि पानी यहां से छोड़ा जाए? क्या इसलिए? देखें, मेरा सवाल कुछ और है। टूरिज्म नहीं, उन्होंने टूरिज्म के लिए ये किया होगा। पानी की जहां तक बात है, क्लियर कट, हम बिल्कुल इसके ऊपर हमारे मन में कोई दो राय नहीं है कि आप हमारे यहाँ पर हमारे निर्दोष लोगों का लहू बहाएंगे, हम आपको पानी देते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इस पे तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि जो आज कदम उठाया गया, पहलगाम में काबीना की मीटिंग की गई, क्या इसमें और क्या ऐड किया जाए, किया जाना चाहिए भी कि नहीं किया जाना चाहिए? मैं आपसे सुन जानना चाहता हूं। तुम साहब, इसमें ऐड क्या किया जाए? मैंने जब पिछले मंगलवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कश्मीर के अंदर, काफी चैनल्स ने, आपके चैनल ने भी वो कवर की थी, तो मैंने उसके बाद एक बात की थी कि एक ऐसा समय आ चुका है कि केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नहीं, सभी का एक दायित्व बनता है। इसके अंदर उमर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो सभी को, यही नहीं कि आप ही के पोलिटिकल पार्टी के लोग, अपोजिशन के लोग हो गए, कोई सोल के काजमी जैसे लोग हो गए, सर जैसे लोग हो गए, कुछ यहाँ पर युवा हो गए, कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री से लिंक्ड लोग हो गए, इन सबका एक ग्रुप बनाकर अलग अलग स्टेटों में इनको भेजना चाहिए। वहां जाकर कहना चाहिए कि हाँ, ये सब कुछ हुआ, हमारे मेहमानों का कत्ल हुआ, हमें भी उतना ही दुख है जितना आपको है, लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका कि हम सबको, आप सब लोगों को कश्मीर आना पड़ेगा। अगर आप लोगों पे कोई हमला होगा, कोई गोली आएगी, तो पहले हमारे सीने पे, फिर हमारे मेहमान के सीने पर जाएगी। कुछ ऐसे जज्बे के साथ हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, ताकि उन लोगों को ये लगे कि ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, जो हमने कर दिखाया। उस अटैक के बाद हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाना, तो उसमें विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं।
क्या जम्मू कश्मीर में जो खासतौर से वादी कश्मीर में रिवाइवल हो टूरिज्म, क्या इसमें विपक्ष जम्मू कश्मीर सरकार के साथ है? देखिए, विपक्ष की जहां तक बात रही, कुछ हद तक तो मैं मानता हूं, लेकिन कहीं पर अभी भी जो अगर पाकिस्तान का नाम लेकर कहीं ना कहीं अगर गलत रोल अभी भी अदा किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक मैंने नेता के बयान सुने थे, वो कह रहे थे कि यहां भी लहू बहा, वहां भी लहू बहा, यहां पर लहू जो बहा। चलिए, कुछ लोग कहते रहते हैं जसवंत साहब, हर एक की बात, हर एक को नहीं काउंटर में ला सकते। हमें देखना है कि मेजोरिटी क्या कह रही है, जो किया गया, हमें देखना है कि मेजोरिटी क्या कह रही है। आप ये देखिए ना, कितना अच्छा है कि कितनी अच्छी मिसाल है कि सर्वदलीय डेलीगेशन गया है सांसदों का विदेशों में, हर दल के लोग उसमें शामिल हैं, ठीक है ना। तो हमें इसमें पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। मैं नीलोफर आपके पास आना चाहता हूं, आपका क्या मशवरा है? क्या इतने भर से काम चल जाएगा? जो अब मकसद हासिल करना है, उस मकसद का हुसूल क्या सिर्फ इतने भर से हो जाएगा? इसमें क्या होना चाहिए? क्या यहां भी इस मामले में भी कोई एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनना चाहिए जैसा आप चाहती हैं? क्या ऐसा कुछ, ऐसी कोई तजवीज है कि विपक्ष को भी साथ में लेकर, अपोजिशन को साथ में लेकर के हम दूसरे राज्यों में जाए, वहां बताएं लोगों को? क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, राज्यों में जाना तो ठीक है, हम फॉरेन कंट्रीज भी हमारा काफिला चला गया है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज के लोग हैं। मुझे लगता है कि एक पीस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी का बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और वो ऑब्जेक्ट जो टेररिस्ट यहाँ पर चाहते थे हासिल करना, उसको डिफीट करने के लिए, उस मकसद को डिफीट करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो ये काफिला यूनियन मिनिस्टर्स का है अपनी फैमिलीज को लेकर जम्मू कश्मीर आए, कुछ दिन यहाँ पर बैठे। इससे एक कॉन्फिडेंस हमारे लोगों को, विदेश के लोगों को जो है वो बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टेप होगा अगर सारे यूनियन मिनिस्टर्स, दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स साहिबान यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ दिन ठहरेंगे, तो इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और बढ़ावा भी मिलेगा। साथ में जो यहाँ के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, और ऐसे जो कभी भी ऐसे एपिसोड्स हो जाएंगे, मुझे लगता है जिस जोर शोर से वो बाहर निकले हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी उसमें शामिल रहेगा। तो मैं आप ही के माध्यम से गुजारिश करूंगी सब लोगों से कि जितने भी हमारे देश के यहाँ पे बड़े बड़े पोर्टफोलियोज जिन्होंने ले लिए हैं, तो वो कम से कम जम्मू कश्मीर आए। इससे यहाँ की आवाम जो है उनको भी एक मनोबल बढ़ेगा उनका, और साथ में एक मैसेज भी चली जाएगी यहाँ से कि हम किसी चीज से, ऐसे टेरर अटैक से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं और ये अपना हमारा है, और हम वहां पर हमें कोई रोक नहीं सकता है आने से। तो ये एक बहुत ही अच्छी मैसेज। ज़ुहैब यूसुफ साहब, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जिस कोशिश और जिस मकसद के तहत आज ये कैबिनेट मीटिंग की गई, या जो फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, सबने ये कहा कि हमें बहुत दुख है इस बात का। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमें इस बात का बहुत दुख है जो कुछ हुआ 22 अप्रैल को, लेकिन फिर द शो मस्ट गो ऑन, हमें आगे बढ़ना होगा। मैं जानना चाहता हूं साहब की कोई आपकी कोई राय, कोई आपका मशवरा जो इस चीज को और आगे तेजी के साथ आगे ले जा सके। देखिए, आगे अब सोल्यूशन जो भी होता है उसे परमानेंट करना पड़ता है। परमानेंट तभी होगा जब आप यहाँ पे सब लोगों ने बात की, अभी मुझे लगता है काजमी साहब ने बात की, बोला कि जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला साहब चल रहे हैं, गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द यूटी, तो उसके हिसाब से वो बड़ा बेस्ट चल रहे हैं। तो क्या है ये कंस्ट्रेंट्स, और अगर ये इतने सारे कंस्ट्रेंट्स है, तो आप ये जो स्टेटहुड का 370 का रेजोल्यूशन अपनी पार्टी ऑफिस में क्यों कर रहे हैं पास? आप क्यों नहीं इसके बारे में एक डेलीगेशन लेके जाते हैं अपने दिल्ली में और वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं कि हम जी कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें ठीक से काम करने दीजिए। दूसरी चीज, अपने यहां पे सब लोगों ने बात की, बीजेपी के सांसद ने भी बात की, सब लोगों ने बात की, लेकिन कोई सिक्योरिटी एस्पेक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। किस तरीके से एक सिक्योरिटी लैप्स था, सिक्योरिटी को, सिचुएशन को कैसे ठीक करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये परमानेंट लास्टिंग सोल्यूशन कैसे निकले इस चीज का। तो बातचीत का अगर कोई रास्ता है तो वो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, हम ये पूरी डेलीगेशन पूरे वर्ल्ड में इसीलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, क्योंकि हम ही अपना दर्द समझते हैं, हमें पता है कि हमारे को टेररिज्म से हम कितना जूझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे कहीं ना कहीं जो फॉरेन रिलेशंस है वो ठीक नहीं है। तो इफ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, ये खुद में ही एक मैसेज चली जाती है।
तो अल्टीमेटली वी हैव टू कम बैक टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यहां का बाशिंदा है उसको कैसे आराम मिले, हिंदुस्तान के बाशिंदों को कैसे कॉन्फिडेंस बढ़े जम्मू कश्मीर के बाशिंदों पे, या जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को कैसे दिल्ली के साथ उस पर ट्रस्ट डेवलप हो, उसके बारे में बात करें। वो तभी होगा जब आप सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करेंगे और आप एक लास्टिंग पीस के बारे में एक सोल्यूशन के टुवर्ड्स जाएं। बिल्कुल। काज़मी साहब, ये कैसे ये इस बात का एहसास उन टूरिस्टों को जो आया करते थे देश के अलग अलग हिस्सों से, अभी भी आ रहे हैं, कम है, कैसे कराया जाए कि भाई सिक्योरिटी अब यहां बेहतर हो गई? ये तो एक बड़ा चैलेंज है ना, ये कैसे होगा? थोड़ा छोटा में जवाब दीजिएगा, मैं सबके पास यही सवाल लेकर आऊंगा जी। देखिए फैसल साहब, सिक्योरिटी तो एक कंसर्न है। हाँ। हमारी सरजमी जो है मोर देन 200-300 पॉइंट्स पे पाकिस्तान से मिलती है। ना तो हम पाकिस्तान को अपना पड़ोसी बदल सकते हैं, ना पाकिस्तान की नीतियों को और सोच को बदल सकते हैं। वो जब भी कुछ करेंगे जम्मू कश्मीर में करेंगे और उसकी हाइप जो है पूरी दुनिया में लेंगे। वो जब भी कोई मजहबी तौर पे रेडिकलाइज करने की कोई बात करेंगे, वो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट को गुमराह करते रहे हैं, करने की कोशिश करते और आगे भी करते रहेंगे। तो हमें सतर्क रहना है। हमें मरकज की सरकार जो जिसकी भी हो, उसको जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल नजरिए से देखना है और यहाँ की जो गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंट हो, वो जमीनी हकायक पे हो, लोगों के दिलों पे राज करे। ये सबसे बड़ा इंडेवर होना चाहिए जो भी सरकार हो। बिल्कुल। किन सरकारों ने जसोटिया क्या साहब, किया, कैसे ये हुआ, मैं सिक्योरिटी इसमें कितना बड़ा नहीं एक कंसर्न अब लोगों के सामने होगा, जो लोग भी प्लान करना चाहते होंगे या जाते होंगे कि भाई हम पहलगाम या दूसरे ऐसी जगहों पर जाए, कैसे हम उनको विश्वास से ले सकते हैं? टेररिज्म इज अ ग्लोबल इंडस्ट्री, इट इज नॉट ओनली जम्मू सिक्योरिटी कन्फाइंड लेंस टू की जम्मू बात तो मानता हूं, कश्मीर। लेकिन आप मुझे बताएं कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है जो 101% जो है सिक्योर्ड है? अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है 24 आवर्स के अंदर 9-11 को दिन दहाड़े लोग विमान लेकर ना घुसते। आज इस टेररिज्म के कारण और इस नापाक मुल्क के कारण जो है, और इस जैसे जो मुल्क और हैं, उनके कारण दुनिया का कोई भी हिस्सा सेफ नहीं। सोहेल साहब, आप थोड़ा रुक जाए प्लीज। जी हाँ, जी हाँ। अब इस जैसे मुल्क का इलाज क्या है? इसका इलाज वही है जो उड़ी और बालाकोट में किया गया, और इसका इलाज वही है जो अभी किया गया। 22 मिनट पे इसको बता दिया गया। उसके अंदर मैं कहना चाहता हूं कि हमने 22 मिनट में दिखा दिया तुम्हारे को, हमने 22 मिनट में गिरा दी तुम्हारी इमारत। अब बरसों लगेंगे तुम्हें मलबा हटाने। ठीक, सोहेल साहब लगता है सुन नहीं पा रहे हैं हमें। बहरहाल जसोटिया साहब ने बहुत जो बातें कही है, और सबने ये बात कही है कि हमें एक कंड्यूसिव माहौल की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और लोगों में ये एहसास देना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल वही था कि क्या एक कैबिनेट मीटिंग हो गई, फारूक अब्दुल्ला ने भी एक अपील कर दी, या इतना काफ़ी है, या भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? मुझे लगता है कि जो मशवरे यहाँ पर आए हैं वो काबिल कबूल हैं और इसमें कुछ और अभी शामिल किया जाएगा। तब शायद फिर से एक बार ये बात न सिर्फ लोग कहेंगे पढ़ेंगे, बल्कि खुद महसूस करेंगे और फिर बताएंगे कि गर फिरदौस बरूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 पे अपना वक्त देने के लिए। हमें दें इजाज़त।